काम कर रहा हूँ। रोने से नहीं काम चलेगा चाचा। रोवा ने रोले से नहीं काम चली और लेके नहीं बाना नहीं रोवा और सबके देखे बाना थी वहाँ पे। जी सर मैं भी थी, मैं मना की थी सर, लेकिन नहीं मानने का। ब्लैक तो होता ही है ब्लड। उसके बाद से मेरे भाई की तबीयत इतना खराब हुआ है, जिसने मुझसे बोला मेरा पैर दबा दो, मेरा सर दबा दो, मैं दबाने लगी। उसके बाद मेरा हाथ वाले पंखे से कहा है हम कहीं आकर डुलाओ, मैं उसको पंखा डुला रही थी। उसके बाद अचानक उसका इतना ज़्यादा सांस और फूलने जब ये लगा। सारी चीजें हो रही थी वहाँ कोई डॉक्टर नहीं नहीं था? सर कोई नहीं था, मैं अकेले, ये मेरा भाई इतना परेशान। और उसकी अंतिम इच्छा यही होती होगी ना कि उनके बेटे उनकी अर्थी को कंधा दें। लेकिन जब किसी बाप को अपने बेटे के अर्थी को कंधा देना पड़ेगा तो तकलीफ होती है। और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मली मतलब कि क्योंकि निवेदन आप लोग के अगर इतना ही आप लोग निवेदन सुन पाते तो ये दिन ही क्यों देखना पड़ता। लेकिन जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, चुल्लू भर पानी यदि अगर दाएं बाएं से कहीं मिले तो देख लीजिएगा। हो गया तब फिर मैं दौड़ते दौड़ते जब गई, कहीं सर मेरे भाई को पता नहीं क्या हो रहा है। इतने देर में जब तक वो आ रहे हैं वो, तब तक मेरा भाई दम तोड़ दिया था सर। चढ़ा दिए थे फिर? हाँ ब्लड चढ़ा दिए सर, इतना मना किए थे कि ब्लैक हो गया। किसी और का रिक्वेस्ट करते, हम हाथ पैर पकड़ लिए थे, सब लोगों का पैर पकड़ के छान लिए थे, रो रहे थे, कह रहे थे मेरे भाई किसी तरह से बचा लीजिए, लेकिन कोई लोग सुन ही नहीं रहे थे। सर मेरे पास उसका फोटो है, मैं आपको दिखा दूंगी, बैठ के वीडियो है। रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन बनवाया, अपने हाथ से खा रहा पी रहा सब कुछ कर रहा है। चाचा चुप हो जाइए, चुप हो जाइए चाचा, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। फिर उसके बाद कहने लगा अच्छा ये साले साले शब्द मैं बार बार सुन रहा हूँ, तो ये बार बार वो सब रिपीट करते थे। ये साले शब्द उन लोगों के हर एक शब्द में साले, वो साले भौंसड़ी वाले। कोई भी अगर इंजेक्शन भी ऐसे उठाना था जो दवा रहता था, साले इंजेक्शन दो, और भौंसड़ी वाले वो दवा दो, ऐसे हमेशा हर शब्द में साले। इसलिए सुन रहे थे हम। गंभीरता से जांच होनी चाहिए और यदि वो लोग जल्लाद साबित होते हैं तो इन जल्लादों को वहाँ से हटवाइए, क्योंकि वो जीवन देने की जगह है, जीवन लेने की जगह नहीं है। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये अक्सर वहाँ पे होता रहता है। जूनियर मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको लगता है कि मेडिकल कॉलेज में अलग से संविधान है। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर साहब लोग हैं उनके कारनामों का यदि आप पूरे ज़िले में अगर पता करने लगेंगे और रिव्यू लेने जाएंगे तो बहुत ही यशस्वी टाइप के ये लोग डॉक्टर माने जाते हैं, बहुत ही महान, इतने महान कि आप इस तरह से मोटी मोटा समझिए कि मैं इस वक्त शाहजनवा में खड़ा हूँ। शाहजनवा का ये जालेपार गाँव है, शाहजनवा से थोड़ी दूर पे है। और 2 दिन पहले एक मामला हुआ, क्या नाम आपके भाई का था? कुंवर शंकर पांडे जी, जो कि वहाँ पे एडमिट थे, शायद उनका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। एक्सीडेंट हो गया था, 3 तारीख को हम लोग वहाँ लेके एडमिट हुए हैं। तो वो एडमिट थे और जूनियर डॉक्टरों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और ये इस परिवार का आरोप है। और ये कोई पहला आरोप नहीं है, मतलब कि इस बात को जब मैं सुना तो मुझे सरप्राइज नहीं था, मैं शॉक नहीं हो रहा था कि हाँ अरे ऐसा हो गया। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और उसी भूमिका में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर साहब लोग अपनी भूमिका निभा रहे थे। और मुख्यमंत्री के शहर में जब ये सारी चीज़ें होती हैं और हम लोग को जब इस तरह का कवरेज करना पड़ता है तो हम लोगों को शर्म आती है। लेकिन जो आला अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, बार बार शिकायत के बाद भी लीपापोती में लग जाते हैं। अब जैसा कि इन लोगों का शिकायत था और पेपर की कटिंग भी आप लोग रख ही रहे हैं ना कि आज क्या बयान दिए, कल क्या बयान दिए, अलग अलग बयान कि कैसे उन डॉक्टरों को बचाया जाए। आज बचा लेंगे, कल किसी और की हत्या करेंगे, कल बचाएंगे, परसों किसी और की हत्या करेंगे। बदनाम तो शहर हो रहा है ना, बदनाम तो मेडिकल कॉलेज हो रहा है, जहाँ पे लोग ज़िंदगी की उम्मीद के लिए आते हैं कि हमारा अगर एक्सीडेंट हो जाए, हमारी तबीयत खराब हो जाए, हमारा कुछ हमारे साथ दिक्कत हो जाए तो हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, इलाज होगा और ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? और मुख्यमंत्री के शहर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब वहाँ के अधिकारी इन बातों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। जूनियर डॉक्टर हैं और ग्रुपिंग कर लिए तो जिसको चाहेंगे उसको धमकी देंगे, जिसको चाहेंगे उसको मार देंगे, जिसको चाहेंगे उसको पीट देंगे। अगर इन्होंने ये कोई आपत्ति जताएंगे तो इनको लगेंगे मारने।
पूरी घटना का जिक्र मतलब क्या क्या हुआ था उस दिन, पूरा एकदम सिलसिला, आप थे वहाँ पे ना? हाँ, हम बताइए सिलसिलेवार। जैसे जब उनका दुर्घटना हुआ, उनको हम सुल्तानपुर से गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर के आए। तो डॉक्टर लोग उनको एडमिट किए 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे के करीब। ठीक है। उनका इलाज चलता रहा। 5 तारीख को वो लोग डेट डालें कि पैर में जो इन्फेक्शन हो गया है और पैर को काटना पड़ेगा। तो हम कहें कि ठीक है सर, जो भी हो सब आप लोग करिए, मेरे भाई को बचा लीजिए, उनका जान बच जाए चाहे जैसे। तो बोले कि आपको पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी ऑपरेशन के लिए। तो हम कहें कि ठीक है सर, पैसे का टेंशन मत लीजिए, आपको जो करना है करिए और पैसा जो आपको लेना है बताइए। तो हमको वो सब बोले कि 18,000 देना पड़ेगा। हम कहें कि सर प्रेजेंट टाइम पे 18 नहीं है, 16,000 रुपये आप ले लीजिए। तो वो एक मशीन के नाम पे 18,000 रुपये लिए थे। उसके बाद से उनका ऑपरेशन हो गया था। मशीन उनके पैर में लगी हुई थी और कंटिन्यू उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था। हाथ का ड्रेसिंग होता था और हाथ के ड्रेसिंग का कंटिन्यू 500 रुपये हमसे ओटी में लिया जाता था, डेली कंटिन्यू। और ड्रेसिंग के लिए हमसे किट भी मंगवाया जाता था जो ऑपरेशन या ड्रेसिंग में लगते थे, प्राइवेट से हमसे मंगवाते थे। और जो वहाँ के स्टाफ लोग हैं जो स्ट्रक्चर लेकर के नीचे और ऊपर आते जाते हैं, एक बार 100 रुपये चढ़ाने का लेते थे, फिर नीचे ले जाने का 100 रुपये लेते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद से ऐसे सिलसिला चलता रहा और हमारे भैया एकदम स्वस्थ हो गए थे, सब कुछ सही था, खा पी रहे थे, उठ बैठ रहे थे। उसके बाद से क्या हुआ कि 17 तारीख को शाम 4 बजे के करीब उनके पैर से जो मशीन लगाए थे वो मशीन निकाला गया और वहाँ पे जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन इनका करना पड़ेगा। तो हम कहें कि सर अगर दिक्कत हो तो आप लोग कर दीजिए, लेकिन सही हो जाना चाहिए। बोले कि आप घबराइए मत, सब कुछ सही कर देंगे, पैसे और लगेंगे आपके। हम कहें कि ठीक है बताइए। तो बोले हम बोले कितना पैसा लगेगा? बोले 20,000 और देना पड़ेगा। तो उस समय हमारे पास तत्काल 10,000 रुपये थे। 10,000 रुपये उनके हाथ में दे दिए। एक अदर लड़के को भेजे थे तो हम उसके हाथ में पैसा नहीं दे रहे थे। तो वो बोला कि हम भी इसी यहाँ के स्टाफ हैं और देखिए सर से हम बात कर रहे हैं। तो विवेक जो थे, विवेक सर जो वहाँ पे देखते थे वही बात किए उस मोबाइल, उस लड़के के मोबाइल से, हमारे मोबाइल से नहीं। और उनकी आवाज़ हम पहचान रहे थे, इसलिए हम उनके ऊपर विश्वास करके वो पैसा दिए। फिर उसके 2 घंटे के बाद हम पैसा व्यवस्था करके ले गए और पैसा 10,000 और दे दिए, 20,000 रुपये दे दिए। ऐसा रहा। और उसके बाद से हमसे बोले कि ऑपरेशन इनका होगा और इनका खाना पानी सब कुछ बंद कर देना। सब कुछ बंद था। और शाम को 5 बजे ऑपरेशन के लिए बोले थे 17 तारीख को, और 17 तारीख के ही रात में 2 बजे के करीब उनका ऑपरेशन किया गया। और उसके ऑपरेशन के 1 घंटे पहले वो 1 यूनिट ब्लड और मांग की हमसे, बोले कि ऑपरेशन के बाद 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और तो हम कहें कि ठीक है सर। वो बना करके 1 यूनिट का कागज़ हमको दिए थे और हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज से 2:30 बजे 1 यूनिट ब्लड लेकर के आए। हमारे छोटे भाई जयशंकर पांडे अपना ब्लड डोनेट किए और उसके बदले में ब्लड वहाँ से 2:30 बजे इशू हुआ। और वो ब्लड हम लेकर के आए, अपने पेट में रखे हुए थे। और उसके बाद से हम 1 घंटे तक इधर उधर परेशान रहे। बज गया 3:30। उसके बाद से वहाँ पे कोई स्टाफ, कोई नर्स नहीं थी, कोई सिस्टर नहीं थी। वहाँ पे बोली आर्थो वार्ड नंबर 3 आर्थो में सिर्फ 2 बुआ लोग थी जो झाड़ू पोछा लगाती हैं। तो उनसे हम बात की, हम कहें कि बुआ और सिस्टर लोग कहाँ हैं? आप ब्लड लेकर के हम कभी से परेशान हैं, 1 घंटा हो गया। तो कहीं कि जाइए सिस्टर के रूम में देख लीजिए, वहाँ पे सोई होंगी। वहाँ पे हम गए, 2-3 बार आवाज़ दिए, फिर कोई नहीं जगा। फिर आए हम उन्हीं के पास, कहें कि वो भी नहीं जग रही। वो फ़ोन की और सिस्टर आई, तो सिस्टर से बात हुआ, वो पता नहीं किसके पास फ़ोन लगाई और वो बोले कि ठीक है फ्रिज में रखवा दीजिए और हम सुबह ब्लड चढ़ाएंगे। वो फ्रिज में ब्लड रखवा दी। उसके बाद से मॉर्निंग में 11 बजे सुनील कुमार जो उनका ड्यूटी वहाँ पे था वो आए और हम बोले कि सर आप 3 बजे ही बोले थे ब्लड चढ़ाने के लिए और 11 बज गया आप नहीं चढ़ाएं। तो बोले क्यों, हमको बुलाए नहीं? हम कहें सर आपको हम बहुत ढूंढे, बहुत खोजे, फ़ोन भी करवाएं, आप ही बोले हैं कि ब्लड फ्रिज में रखवा दीजिए और इस टाइम आप ये कर रहे हैं। तो उसके बाद से वो ब्लड फ्रिज से निकलवा करके ब्लड को चढ़ाने लगे और जैसे ब्लड लगाए हमारे भैया के हाथ में, उनकी शरीर कूदने लगी, उछलने लगी, दर्द बुखार सब कुछ होने लगा। एकदम ठंड से वो काँप रहे थे। और जो मेरे पास वहाँ पे उपलब्ध चादर कंबल था उसको उड़ाएं। उसके बाद से उस बेड शीट का भी हम जो चादर था उसको भी उड़ाएं और वो उनका फिर भी ठंडी नहीं जा रहा था। उसके बाद से हम इन लोग को बार बार सूचित कर रहे थे कि देखिए सर ऐसा हो रहा है। ये लोग बोले कि चुप रहो साली, अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है ब्लड चढ़ते समय। फिर उसके बाद से जब वो ये गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे। उसके बाद से जब हम कहें कि सर नहीं ब्लड निकाल दीजिए, ब्लड ख़राब है जिसकी वजह से अभी हो सकता है कहीं हमारे भैया दम न तोड़ दें, वो चिल्ला
चिल्लाने लगे। जब पूरे वार्ड के लोग इकट्ठा हो गए उसके बाद से आकर के ये लोग उस ब्लड को निकालें। ब्लड को निकालने के बाद वो चिल्ला रहे थे, हम कहें कि इनको दर्द और बुखार का इंजेक्शन कम से कम लगा दीजिए जिससे उनको राहत मिल जाए। तो ये एक सिस्टर आई, वो सब लगाएं, उनको थोड़ा रिलैक्स मिल गया, आराम मिल गया। उसके बाद से वो रो रहे थे कि अब हम बचेंगे नहीं और ये ब्लड हमको क्यों चढ़वा दिए हो, और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। उनकी शरीर उसी समय से पीला पड़ना शुरू हो गया और हम बोले सर ब्लड ख़राब हो गया है, इस ब्लड को मत चढ़ाइए। बोले कि तुम ही साले डॉक्टर हो, हमसे ज़्यादा जानते हो। ये गाली कौन दे रहा था? ये सुनील कुमार और विवेक कुमार सर दे रहे थे। मैं भी मना की थी, ब्लैक हो गया है, ब्लड ना आप थी वहाँ पे? जी सर मैं भी थी, मैं मना की थी सर, लेकिन नहीं माने, कहे ब्लैक तो होता ही है ब्लड। उसके बाद से मेरे भाई की तबीयत इतना ख़राब हुआ है, जिस समय उसका प्राण निकला उस समय भी मैं थी सर। और ये भाई का मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, इसका तो हाथ पैर एकदम टाइट हो गया था। मेरा छोटा वाला भाई जो स्कूल के, लेकिन हमको बोल दिए क्या कहें कि तुम जाओ एक नंबर पे पर्ची कटा के लाओ, और मेरे छोटे वाले भाई से इसको बोलें इमरजेंसी में लेके जाओ। उसके बाद हम पर्ची कटाने चले गए और मेरे छोटे वाले भाई को 15-16 लोग मिल के लगे मारने सर। उसके बाद मैं जब आई इनके पास गई, पर्ची जमा करके उस भाई के पास आई मैं, तो पता नहीं आपस में क्या सब लोग बात कर रहे थे, तो मुझे बोले तुम उसके पास जाओ। जब मैं उसके पास, फिर मैं इनके पास चली गई, मैं डॉक्टर पे विश्वास कर ली। उसके बाद जब मैं वापस आई तो जो मास्क लगाए थे वो उतार के रख दिए थे। मेरे भाई से क्या बोल दिए थे, काम नहीं कर रहा है, और खाली बॉटल गैस का वहाँ रख दिए थे दिखावे में। उसके बाद सिलेंडर जो होता है खाली रख दिए थे। तो मैं आई अपने उसी भाई से, जो मेरा भाई एक्सपायर हुआ है, वो बोल रहा था उस समय। मैं बोली ये क्यों उतार के रख दिए, तो बोला ये काम नहीं कर रहा। तो मुझसे ही बोल रहा था कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, उसको आप चालू कर दो। हम कहें हम चालू करेंगे, तो पता नहीं तुमको कोई दिक्कत ना हो, अभी हम डॉक्टर को बुला के लेके आ रहे हैं। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहें यहाँ से जाओ, अभी तुम लोग दिमाग ख़राब कर दिए हो। उसके बाद मैं फिर भागते भागते उसके पास आई। मैं सोची मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, बहुत परेशान हो रहा था मेरा भाई। उसके बाद मुझसे बोला मेरा पैर दबा दो, मेरा सर दबा दो। मैं दबाने लगी, उसके बाद मेरा हाथ वाले पंखे कहा है, हम कहीं यहाँ का डुलाओ, मैं उसको पंखा डुला रही थी। उसके बाद अचानक उसका इतना ज़्यादा सांस और फूलने जब ये लगी। सारी चीजें हो रही थी वहाँ कोई डॉक्टर नहीं नहीं था? सर कोई नहीं था, मैं अकेले। ये मेरा भाई इतना परेशान, इसका तबीयत खराब था, इमरजेंसी में 14 नंबर में भर्ती था, और छोटे वाले भाई को मेरे इतने मार पीट दिए थे। उसके बाद भी वो जो कागज वगज था, मैं उसको देख के कहीं मैं उसको, तुम देखो मैं इसको देख रही हूँ। उसके बाद जब उसका एकदम हालत ख़राब हो गया, तब फिर मैं दौड़ते दौड़ते जब गई, कहीं सर मेरे भाई को पता नहीं क्या हो रहा है। इतने देर में जब तक वो आ रहे हैं वो, तब तक मेरा भाई दम तोड़ दिया था सर। ब्लडवा चढ़ा दिए थे फिर? हाँ ब्लड चढ़ा दिए सर, इतना मना किए थे, इतना मना किए थे कि अब ब्लैक हो गया सर, इसको मत चढ़ाइए, लेकिन नहीं माने सर। सर अगर वो ब्लड नहीं चढ़ा होता शायद मेरे भाई का जान नहीं गया होता। अगर सुबह से आईसीयू में लेके गए होते तो भी ऐसा नहीं हुआ। अब थोड़ा सा मौका सर, उस समय भी मौका हमको खड़ा होने का मौका दिए होते तो भी हम उन लोग को छोड़ के किसी और का रिक्वेस्ट करते। हम हाथ पैर पकड़ लिए थे, सब लोगों का पैर पकड़ के छान लिए थे, रो रहे थे, कह रहे थे मेरे भाई किसी तरह से बचा लीजिए, लेकिन कोई लोग सुन ही नहीं रहे थे। आयुष डॉक्टर जो पहले देख रहे थे वो अच्छे थे, लेकिन उनका ड्यूटी चेंज हो गया था, वो उस समय नहीं थे। आज जिनकी ड्यूटी दोबारा लगी थी वो ये सब लापरवाही किए हैं सर। 3 दिन के अंदर मेरे भाई की ये सब लापरवाही करके ऐसा हालत किए हैं। मेरा भाई एकदम ठीक हो गया था सर, मेरे पास उसका फ़ोटो है, मैं आपको दिखा दूंगी, बैठ के वीडियो है। रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन बनवाया, अपने हाथ से खा रहा पी रहा, सब कुछ कर रहा है। 3 दिन के अंदर यही लापरवाही करके सब लोग मेरे भाई की जान ले लिए सर। मुझसे छोटा था, मेरे भाई को न्याय दिलाइए किसी तरह से। एकदम तोड़े तभी बहुत ठीक ठाक से बोल रहे थे। चाचा चुप हो जाइए, चुप हो जाइए चाचा, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। चाचा 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 हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। शांत करो। रोने से नहीं काम चलेगा चाचा, रोवा ने रोने से नहीं काम चली। और लेके नहीं बाना, रोवा और सबके देखे बाना।
ने रोआ चाचा ने रोआ औरों लेके बाड़ा ना, हिम्मत रखल जा। आप इस दुविधा को समझिए ना कि एक बाप अपने बेटों को जन्म देता है, उनको पाल पोस के बड़ा करता है और उसकी अंतिम इच्छा यही होती होगी ना कि उनके बेटे उनकी अर्थी को कंधा दें। लेकिन जब किसी बाप को अपने बेटे के अर्थी को कंधा देना पड़ेगा तो तकलीफ़ होती है। और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मली मतलब कि एक नेचुरल डेथ की तरह होता तो वो समझ में आता, लेकिन जब किसी की लापरवाही की वजह से, और वो भी उन लोगों की लापरवाही की वजह से जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जान बचाएं, नहीं जान बचा सकते हैं लेकिन प्रयास करें, वो लोग जब इस तरीके से इलाज करेंगे, वो लोग जब इस तरीके से लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर आम इंसान कहाँ जाएगा। अफसोस बहुत छोटा शब्द है, लेकिन शायद ये लोग अफसोस कर रहे होंगे इस बात का कि ठीक है, उनके साथ जो भी भगवान जो लिखे हैं वो हुआ, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज के जितने भी इस तरह के जूनियर डॉक्टर या फिर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, और अब तो मैं जिम्मेदार सिर्फ जूनियर डॉक्टरों को नहीं मानूंगा, इस पे जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, यह एक बार की शिकायत नहीं है, जांच करवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियरी डॉक्टरों की जो मनमानी चलती है, जो गुंडागर्दी चलती है, जो दादागिरी चलती है, वो पूरे जिले के लोग जानते हैं और जो लोग उससे पीड़ित हैं वो लोग भी जानते हैं। लेकिन आज तक किसी ने इस पर एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। और जो लोग FIR करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो मामले को दबा दिया जाता है। यदि मामले को दबाया नहीं जाता तो उनका मन आज इतना नहीं बड़ा होता कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से वो लोग कर रहे हैं। ला के दीजिए इनका भाई ना, ला के दीजिए। सर ऑपरेशन किए 3 बजे भोर में, 10 ही बजे से उसको खाना पानी सब बंद करवा दिए थे। अब मुझसे बार बार बोल रहा था मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज प्यास लगा है। मैं एक बार डॉक्टर के पास दोपहर में गई भी कि सर अब सुबह से कुछ खाया नहीं है, और बोल रहा पानी थोड़ा पिला दे, बोले नहीं उसका ऑपरेशन मारपीट किस जगह पे हुआ था? जो जिनके साथ मारपीट हुआ था वो कहाँ पे है? आज सर कहीं चले गए हैं। मेरे साथ भी हुआ था। आपके भी साथ हुआ मारपीट मेरे साथ? कितने लोग थे? मारपीट मेरे साथ वार्ड नंबर 3 में हमारे भैया के पास ही जो अपने ज़िंदगी के लास्ट मौत से जूझ रहे थे उनके सामने ही हुआ। और जैसे हमारे साथ मारपीट करने लगे, वो बेड से उठ करके वो एक पैर पे ही खड़े हो गए थे, बोल रहे थे कि हमारे भाई को मत मारिए, हम तो खुद मर रहे हैं, अपने मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। ये और इंसान है कि डॉक्टर है? अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो जांच होनी चाहिए, और इस तरह के हैवानों को वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में नहीं रहना चाहिए। अगर ये बात, ये आरोप इनका सही है तो इसका गंभीरता से जांच हो। और ये आरोप लगा रहे हैं तो वहाँ पे CCTV वगैरह था? CCTV शायद वार्ड नंबर 3 में नहीं है, लेकिन 14 नंबर में जो हमारे साथ हुआ और हमारे छोटे भाई के साथ जो 14 नंबर में घटना घटित हुआ है, अब उस CCTV कैमरा तो हम एक्चुअली नहीं बता सकते कि वहाँ पे लगा है कि नहीं, लेकिन CC फुटेज का जांच एकदम 100% होना चाहिए। होगा अभी तो अब तक गायब हो चुका होगा। CCTV कैमरा का जांच 19 तारीख 6 बजे से लेकर के शाम को और 8:30 बजे के बीच का होना चाहिए। हर हालत में किसी भी कीमत पे CCTV कैमरा का जांच करवाया जाए। और मैं फिर से यह अपील करता हूं कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं बार बार, ये पहली बार नहीं है कि मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के ऊपर ये आरोप लगा हो, और यदि इस तरह के आरोप सही हैं तो इन हैवानों को वहां से हटवाइए, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी खा जाएंगे ये। सर मैं कई बार उन लोग को बोल रही थी क्यों ऐसा लापरवाही कर रहे हैं, क्यों ऐसा लापरवाही कर रहे हैं, इस तरह से देखा जाता है आपको, मतलब वो काट लेगा क्या, इस तरह से देखते हैं। हम लोग, हमको भी डांट देते थे तुम लगा दो हमको ब्लड, जब मैं बोली ब्लड बोल रहे हैं तुम चढ़ा दो हमको, हम कल हमको चढ़ाने आता था, हम चढ़ा नहीं देते, आप लोग को क्यों चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती। सुई निकालना करना रहता था तो हमको बोलते थे तुम कर लो, हम बोलते थे सर हमको आता था, हम लोग क्यों हॉस्पिटल में लेके आते थे, क्यों देखते, जब जाती थी बुलाने तो सर इधर कर लेते थे, पीछे कर लेते थे। 4-5 बार बोलने पे ये भी वहाँ थे उस समय, जिस समय मेरे भाई का दम टूटा। इनसे भी मेरा भाई बोल रहा था कि आप चालू कर दीजिए, मेरे बगल के लड़के हैं, ये जब गए हैं 300 आप थे? आप? हम भी पहुंचे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है करुड़े शंकर पांडे। वो हमारे छोटे भाई थे कुंवर शंकर पांडे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो कहे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और जाओ दूसरे भाई को देखो, उसकी भी तबीयत खराब।
जब वहाँ हम पहुँचे उसके बाद दूसरा भाई पहुँचा, वो कहा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो डॉक्टर बोले कि पीएम क्यों कराओगे और ऐसे ही पंचनामा लिखा करके लेके चले जाओ, हम चल के बोल देते हैं। मैं कहा नहीं, पुलिस वाले जाने नहीं देंगे। तो बोले नहीं हम हैं और पंचनामा करवा के ले करके जाइए। तब हमको संदेह हुआ कि जब मेरा भाई बोल रहा था, दूसरा जो बीमार था रविशंकर, वो बोला कि खून अधिक देर तक फ्रिज में रखने से खून खराब हो गया था और ज़बरदस्ती चढ़ा दिए। और चढ़ाए इसलिए कि हम 2:30 बजे खून मंगवाए और 11 बज गया है, मेरे से पूछा जाएगा कि खून लाए, ब्लड लाए तो क्यों चढ़ा नहीं। इसकी वजह से वो अपने बचाने के लिए वो खून ज़बरदस्ती चढ़ा दिए कि चढ़ाने के बाद हमारा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे मरीज़ मरे या जिंदा हो। तो जब मैं इस बात की जिक्र किया तो कहा साले जो मर्जी करो तुम लोग। फिर उसके बाद कहने लगा अच्छा, ये साले साले शब्द मैं बार बार सुन रहा हूँ, तो ये बार बार वो सब रिपीट करते थे। ये साले शब्द उन लोगों के हर एक शब्द में साले, वो साले भौंसड़ी वाले। कोई भी अगर इंजेक्शन भी ऐसे उठाना था जो दवा रहता था, साले इंजेक्शन दो और भौंसड़ी वाले वो दवा दो, ऐसे हमेशा हर शब्द में साले। इसलिए सुन रहे थे, हम बोल रहे थे कि मेरा भाई किसी तरह से ठीक हो और जाए। सर वहाँ पे एक सिपाही सादे वर्दी में था, सादे ड्रेस में था। वो बोल रहा कि मैं भी सिपाही हूँ। चेहरे से मैं हल्का फुल्का पहचान रहा हूँ क्योंकि घबराहट उस समय हो रही थी, 2 घटनाएं होने वाली थी। दूसरा भाई मरने के कगार पे था। तो एक बोला कि मैं भी सिपाही हूँ और चलो पंचनामा करा करके लेके चले जाओ, कोई ज़रूरी नहीं, आपका शरीर है, आपका भाई है, आपको मिल जाएगा। तो मैं कहा नहीं, रेल दुर्घटना हुआ है, उससे तो हुआ लेकिन ब्लड चढ़ने की वजह से जब हुआ है, मेरा भाई बता रहा है तो मैं पीएम जरूर कराऊंगा। कहे करा कर क्या करोगे, नहीं मानोगे तो जो मर्जी सो करो। यही कह करके हम लोग वहाँ से वो हट गया। मैं कहा नहीं, मैं बुला रहा हूँ और भी हमारे परिजन आ रहे, 2-4 लोगों से पूछेंगे, वो जब बताएंगे कि नहीं पीएम मत कराओ तब मैं पीएम नहीं कराऊंगा, अगर कहेंगे पीएम कराओ तो मैं पीएम कराऊंगा। तो हमारे बड़े भाई पहुँचे, वो बोले कि नहीं, ये संदेह जा रहा है कि ये क्यों अपने मुँह से कह रहे हैं कि मेडिकल में ऐसा होता नहीं है कि पीएम ना हो एक्सीडेंटल केस का, लेकिन ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि पीएम मत करवाइए, पीएम मत करवाइए, पंचनामा करवा के ले जा कर के दाह संस्कार करवाइए। मैं शक के आधार पर उसके बाद मैं जो कहा नहीं पीएम करवाऊंगा, वहाँ से उसके बाद सारे डॉक्टर हट गए। पीएम भी तो वहीं पे होना है, वहीं पे होना है, लेकिन बाकी जितने कह रहे थे सब इधर अगल बगल होने लगे कि कहीं ये ना हो कि कोई आ जाए और ये लोग कह दें कि हाँ ये सब मिना कर रहे हैं कि पीएम मत करवाइए। वहाँ मात्र एक ही रह गया था, वो न कुछ नहीं बोल रहे थे कि पीएम कराओ या मत कराओ, वही टाली के साथ साथ में लगे थे और कोई बाकी सब भग गए इधर उधर। सर मेरे भाई का जब एकदम लास्ट बारी था तब मैं डॉक्टर से बोली, वहीं थे, हम कहें सर देखिए आपकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है मेरे भाई के साथ, तो चुप रहे हैं सर। उस समय बहुत परेशान किए थे, बहुत वो तड़प रहा था सर। इतना कुछ करने के बाद कोई सुन नहीं रहा था। वो भी थे, जितने भी लड़के गए थे उनसे भी बोल रहा था मेरा भाई। क्या नाम है आपका? शंभूनाथ यादव। क्या आपसे मतलब कि क्या हुआ था? गए तो तड़प रहे थे, बोल रहे थे दर्द ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन रखा हुआ था, बगल में टैंक था, उसमें था नहीं, तो हमसे बोलना चालू कर दो अब लगाएं, मतलब उसमें था नहीं, उसके बाद हटा दिए। तड़पने लगे, हम लोग बुलाएं डॉक्टर को, ऑक्सीजन ही हटा दिए? हाँ हटा दिए। ऑक्सीजन हटाना समझ में नहीं आ रहा, क्यों हटाया? खाली वहाँ बोतल रख दिए थे। अच्छा, बॉटल था उसमें ऑक्सीजन नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन उसमें नहीं था। तो फिर उसके बाद जब तड़प रहे थे तो अंदर से सब देख रहे थे, आ नहीं रहे थे कोई लोग की, मतलब कोई लेके आए दवा लगाएं, सिर्फ अंदर से ताक रहे थे। हाँ, अब कुछ सब मिला जुला के स्टोरी सारा कुछ मुख्यमंत्री जी के शहर का मुख्यमंत्री जी के सामने है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह के जल्लाद हॉस्पिटलों में तो नहीं होने चाहिए। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और यदि वो लोग जल्लाद साबित होते हैं तो इन जल्लादों को वहाँ से हटवाइए, क्योंकि वो जीवन देने की जगह है, जीवन लेने की जगह नहीं है। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये अक्सर वहाँ पे होता रहता है। जूनियर मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको लगता है कि मेडिकल कॉलेज में अलग से संविधान है, अलग लोकतंत्र है और वहाँ पे तानाशाही चलती है। वो भारत में नहीं आता है, वो एक मिनट, वो भारत में नहीं आता है शायद, इसीलिए वो वहाँ पे उनकी चलती है और उनको किसी बात का भय डर नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होके जिसको चाहेंगे मार देंगे, जिसको चाहेंगे साले बोल देंगे, जिसको चाहेंगे गाली दे देंगे। बहुत सारी ऐसी गालियाँ जो मैं नहीं दे सकता अपने मुंह से, वो सारा कुछ वो दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये आंसू अगर दिख रहा होगा और उस बूढ़े बाप की तड़प दिख रही होगी तो एक निवेदन करना निवेदन नहीं है,
क्योंकि निवेदन आप लोग के, अगर इतना ही आप लोग निवेदन सुन पाते तो ये दिन ही क्यों देखना पड़ता। लेकिन जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, चुल्लू भर पानी यदि अगर दाएं बाएं से कहीं मिले तो देख लीजिएगा। जब किसी भी चीज़ का सही समय पे निराकरण नहीं होता है तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और मैं ये भी दावा कर रहा हूँ कि ये भी वीडियो और ये भी घटना धीरे धीरे शांत हो जाएगा और फिर आप लोग इंतजार करेंगे किसी नए घटना के होने का। लास्ट शर्म बचा हो तो एक्शन ले लीजिएगा। बाकी फिर से मुझे थोड़ा सा उम्मीद मुख्यमंत्री जी से है, बाकी इन अधिकारियों से तो उम्मीद नहीं है। जय हिंद।